जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत 258वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जिस वक्त हुई है, ये वक्त बड़ा अहम है। वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर एक जंग छिड़ी हुई है, दहशत गर्दी के खतरात मंडला रहे हैं। ईरान में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का खुद दौरा करना, ईरानी सदर से मुलाकात करना, ईरानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मिलना, ईरान से वापस आने के बाद 258वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को चेयर करते हैं। अब बज़ाहिर तो इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो लुब-ए-लुबाब है वो सिक्योरिटी दिखाई देती है। परवेज़ खट्टक ने गुज़श्ता रात मेहर बुखारी साहिबा को एक इंटरव्यू भी दिया। वो ये कहते हैं कि इमरान खान बड़ा मगरूर आदमी है और इमरान खान नया पाकिस्तान नहीं चाहता था, बल्कि इमरान खान पाकिस्तान में इंतशार और फितना चाहता था। फिर अभी खबर ये भी चलाई जा रही है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत 258वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जिस वक्त हुई है, ये वक्त बड़ा अहम है। वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर एक जंग छिड़ी हुई है, दहशत गर्दी के खतरात मंडला रहे हैं। अफगान तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट दिया जाता है, पाकिस्तान की तरफ से उसका जवाब आता है, फिर उस पर एक स्टेटमेंट दाग दिया जाता है। सुहेल शाहीन का स्टेटमेंट देखें, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट देखें, फ़रतुल्लाह बाबर साहब का स्टेटमेंट देखें, उसके बाद हम ज़बीउल्लाह मुजाहिद का स्टेटमेंट देखें, तो पता चलता है कि सूरत हाल को बहुत बेहतर नहीं है। फिर हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर ही ईरान में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का खुद दौरा करना, ईरानी सदर से मुलाकात करना, ईरानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मिलना, दो तरफ़ा ताउन पर ख़ास तौर पे जो सरहदी सिक्योरिटी है उसके ऊपर बातचीत होना, ये बड़ा सिम्बॉलिक है। और आर्मी चीफ ईरान से वापस आने के बाद 258वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को चेयर करते हैं। अब बज़ाहिर तो इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो लुब-ए-लुबाब है वो सिक्योरिटी दिखाई देती है कि जो मुल्क को दाखिली और ख़ारिजी सिक्योरिटी ख़तरात लाहक हैं, वो चैलेंजेस से कैसे नबरदाज़मा हुआ जा सकता है। 1 पॉइंट एजेंडा नज़र आता है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे हसास इदारे हैं वो कितने इक्विप्ड हैं इस जंग से नबरदाज़मा होने के लिए, काउंटर फाइट करने के लिए। उसमें जो अहम बात सामने आ रही है वो जो ऑपरेशनल तैयारियां हैं पाक फ़ौज की वो हैं, और ख़ास तौर पे जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो है। उसमें इकोनॉमिक डोमेन से मुतालिक भी फ़ैसले किए गए। जो ज़राअत का शोबा इस वक्त पाक फ़ौज ने संभाला हुआ है उस पर भी खासी बातचीत हुई। और फिर जो मुल्क की मईशत का नक्शा तब्दील करने की ठान ली है हाफिज़ आसिम मुनीर साहब ने, उस पर भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो शुरका हैं उनको एतमाद में लिया गया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन सब से कनेक्टेड एक ख़ास खबर है, और वो ख़बर ये है कि किसी अहम शख्स को एक्सटेंशन देने की बातें भी गर्दिश कर रही हैं। ज़राए से ये ख़बरें चल रही हैं कि किसी ख़ास शख्सियत को एक्सटेंशन भी दे दी गई है। ये एक्सटेंशन वाला मामला क्या है, इस मामले पर आगे चल के बात करेंगे। लेकिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो और मुल्क में इस वक्त जो सिचुएशन है, जो सियासी गैर यकीनियत है, उस सियासी गैर यकीनियत पर बातचीत ना हो, ये कैसे हो सकता है। पॉलिटिकल डिस्कशन भी हुई होगी। इलेक्शंस का जो मामला है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ज़ाहिर है सिक्योरिटी सिचुएशन अगर दिगरगू हो, ख़राब हो, मुल्क की माशी हालात कुछ बेहतर ना हो, तो मुल्क में जो गैर मुल्की सरमायाकारी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो कैसे आएगी। जो इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हैं वो आपके मुल्क को पैसा कैसे देंगे। तो इसका मतलब है बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरलिंक्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कनेक्टेड हैं। अब इलेक्शन कब कराना है ये मशरूत है आपके मौसमी तब्दीलियों से भी, सिक्योरिटी सिचुएशन से भी, और आपकी माशी हालात से भी। तो अभी तक तो कान पड़ती हुई आवाज़ यही है कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन दिल्ली दूरस्त दिखाई दे रही है। फिर अभी खबर ये भी चलाई जा रही है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां हो गई हैं। गुज़श्ता रोज़ एक इंपॉर्टेंट खबर जो फ्लैश करती रही वो परवेज़ खट्टक साहब की पार्टी थी, और परवेज़ खट्टक ने गुज़श्ता रात मेहर बुखारी साहिबा को एक इंटरव्यू भी दिया, और उस इंटरव्यू में ये कहा कि मेरे सीने में बहुत सारे राज हैं, अगर वो राज बता दूंगा तो कोहराम मच जाएगा। फिर वो ये कहते हैं कि इमरान खान बड़ा मगरूर आदमी है और इमरान खान नया पाकिस्तान नहीं चाहता था, बल्कि इमरान खान पाकिस्तान में इंतशार और फितना चाहता था। और वो बताते हैं कि किस तरह मुज़ाकराती अमल का मैं हिस्सा था, मैं हुकूमत से बातचीत करता रहा, हुकूमत राज़ी हो गई थी अप्रैल में भी, फरवरी में भी, मई में भी, कि वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करेंगे और इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। लेकिन बुशरा बीबी बज़िद थी कि जुलाई में असम्बली डिज़ोल्व होनी चाहिए, और जुलाई में अगर असम्बलीज डिज़ोल्व होंगी तो उसके बाद पीटीआई की हुकूमत बन जाएगी। इसीलिए शायद इमरान खान साहब अपने खिताबात में कहते हैं कि जो मैं जानता हूँ, जो मेरा तजर्बा है, जो मेरा तज्ज़िया है, वो किसी और का नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब को जो तज्ज़िया मिलता है वो सितारे देख कर बताया जाता है, वो ख़ास टोटके करके बताया जाता है, और फिर उन तक जो खबर पहुँचाई जाती है वो कुछ और होती है। यानी इमरान खान के लोग लाख उनको मनाने की कोशिशें कर लें, लेकिन अगर बुशरा बीबी ने कह दिया है कि ये चीज़ नहीं अच्छी,
या ये आपके हक़ में नहीं है, तो फिर इमरान खान साहब का तज्ज़िया बन के सामने आ जाती है, इमरान खान का तजर्बा बन के सामने आ जाती है। फिर अपने आप को बड़ा घाक सियासतदान समझते हैं। उनको लगता है कि बुशरा बीबी की जो मौक्कल हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मेरे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो मेरे सियासी रफ़क़ा हैं, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तो परवेज़ खट्टक साहब ने जो इंकशाफ किया वो ये है कि जुलाई में जो असम्बलीज़ डिज़ोल्व करने का मुतालबा किया जा रहा था, ये इमरान खान का मुतालबा नहीं था बल्कि बुशरा बीबी का मुतालबा था। और बुशरा बीबी ये इमरान खान को बावर करा रही थी कि अगर जुलाई में असम्बलीज़ डिज़ोल्व होंगी तो अगली हुकूमत इमरान खान की यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनेगी। तो इमरान खान की ज़िद, इस अना और हट धर्मी ने इमरान खान को आज ये दिन दिखाए हैं और अभी भी इमरान खान उस ज़िद को छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन क्या कीजिए कि इमरान खान किस्मत के धनी हैं। इमरान खान हर मुश्किल सिचुएशन से अभी तक तो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ख़बर ये थी कि इलेक्शन से 2 माह पहले इमरान खान नाहल होंगे, वो तोशा खाना केस में हो सकते हैं, वो गिरफ़्तार भी हो सकते हैं। साइफ़र मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अलकादर ट्रस्ट केस भी है, फिर 9 मई का जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है वो भी है, और आज इसी सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के ख़िलाफ़ दायर दरखास्तों पर बड़े लंबे अरसे के बाद समाअत भी हुई है। तो कहा यह जा रहा था कि इलेक्शंस जब भी होंगे 2 महीने पहले इमरान खान अंदर होंगे या डिसक्वालीफाइड होंगे, वो इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा नहीं होंगे, और इलेक्शन से 2 महीने पहले मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। अगर इसको लंदन प्लान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब इस लंदन प्लान को इमरान खान जो पब्लिक डोमेन है उसमें ले आए और लोगों को बताया कि भी ये लंदन प्लान बना हुआ है जिसमें नवाज शरीफ को सेफ पैसेज या एग्जिट दिया जा रहा है। अब अभी तक अगर तो ये लंदन प्लान है तो ये लंदन प्लान खुश उसलूबी से मुकम्मल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ज़ाहिर है फ़ौज की टॉप ब्रास में भी इस वक्त अपने इमेज को बेहतर करने की कोशिश और तगदो जारी है। वो ये समझते हैं कि जितना गंदा उनको किया गया है, वो इमरान खान ने किया हो या सियासतदानों ने किया हो, वो बहुत मुतनाज़ हो चुके हैं और इस तनाज़े को ख़त्म करना चाहते हैं। वो ज़राअत के शोबे को, मईशत के शोबे को, पैसे लाने को, इस सब को करके मुल्क को फलता फूलता दिखा के, या ज़ाहिर है देखना भी चाहते हैं, तो अपना इमेज भी रीगेन करना चाहते हैं। ऐसे में अगर नवाज शरीफ को वापस ले आए और नवाज शरीफ वापस आके जेल ना जाएं या केसेस का सामना ना करें और इमरान खान जेल चले जाएं और डिस्क्वालीफाई भी हो जाएं, तो इससे फ़ौज का इमेज बेहतर होगा या फ़ौज का इमेज गंदा होगा? तो सादा सा जवाब यही है कि फ़ौज से मुताल्लिक़ जो क़यासराइयाँ हो रही हैं वो क़यास मज़ीद तक़वियत पकड़ेगा, वो तासुर मज़ीद गहरा हो जाएगा कि ये जो कुछ कर रही है फ़ौज करा रही है। तो फ़ौज इस वक्त इस चीज़ की मुतामिल नहीं है। अभी तक फ़ौज ने फील्डिंग तो लगाई हुई है लेकिन उसमें कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। ज़ाहिर है जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं और नवाज़ शरीफ हैं वो भी किसी मिशन पे हैं। दुबई में जो मुलाकातें हो रही हैं वो भी किसी सिलसिले के तहत हो रही हैं, नवाज़ शरीफ को वापस लाने। और मरीम नवाज़ साहिबा ये कह चुकी हैं कि मियाँ साहब आएंगे तो वो जेल नहीं जाएंगे। अब शायद मरीम नवाज़ साहिबा को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब एब्सकॉन्डर हैं, मफरूर है, इश्तिहारी हैं, अदालतों को मतलूब है। जब वो पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें बाहर सूरत जेल में जाना ही है। वो जेल जाए बग़ैर यानी उनकी जान खलासी होती भी नज़र नहीं आ रही। सिवाय इसके कि जिस तरह इसहाक डार साहब इस इस्तिस्ना को लेकर आए थे कि हिफाजती ज़मानत उनके पास थी और 2 हफ़्ते की ज़मानत है, वो इस तरह की कोई ज़मानत लेके आए 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते के लिए और उसके बाद फिर वो जेल चले जाए। लेकिन जेल जाए बग़ैर गुजारा नज़र आता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से मुतल्लिक जो एक तासुर है वो गहरा हो जाएगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने लंदन में बैठ के कोई डील की और इस्टेब्लिशमेंट उस डील का जो बुनियादी किरदार है और वो करा रही है। अब इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाए, जेल चले जाए, यही प्रॉब्लम है। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह से ये प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस के जो किरदार है वो खुद फंस जाते हैं। आज तोशा खाना केस में जज हुमायूं दिलावर साहब पर अदम एतमाद का इजहार इमरान खान के वकील ने किया और उसमें ये नुक्ता उठाया कि हुमायूं दिलावर साहब का फेसबुक अकाउंट है और उस फेसबुक अकाउंट पर इमरान खान से मुतल्लिक कुछ तस्वीर लगी हुई हैं और इमरान खान का उस पर मजाक उड़ाया जाता है, ये कुछ मीम्स बनती हैं, ये क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो हुमायूं दिलावर साहब ने ये तो तस्लीम किया कि अकाउंट उनका है, लेकिन ये कहते हैं कि वो पोस्टें मैंने नहीं की हैं और फिर कुछ दिन पहले उस अकाउंट को ब्लॉक भी कर दिया जाता है। तो ये बड़ी मानीखेज़ चीज़ है। इसका मतलब ये है कि किसी न किसी सूरत में इमरान खान एज अ विक्टर जो है बाहर आ जाते हैं। पब्लिक को कम से कम वो ये कन्विंस कर लेते हैं कि इमरान खान इज स्टैंडिंग एट द राइट साइड और बाकी जो लोग हैं वो मिल के इमरान खान को कॉर्नर करना चाहते हैं। और अब उसमें जुडिशरी को भी गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और फिर जुडिशरी भी जो कर रही है, मतलब अकाउंट अगर आपका है तो पोस्टें कौन कर गया, कोई जिन भूत कर गए। फिर लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे ही है कि फ़ैसला तो आप लिखते हैं लेकिन लिखवाने वाला कोई और होता है। यानी मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है
और सर आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। तो पसे आईना कौन है, कौन करवा रहा है आपसे? फिर आप ये कहेंगे नहीं ये फैसला तो मैंने ही लिखा है लेकिन लिखवाया किसी और ने है। तो जाहिर है ये खुद मुतनाज़ा हो जाते हैं, खुद कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। फिर इमरान खान साहब की जो फॉलोइंग है वो भी इतनी ज़्यादा है कि वो एक रात में टिकटॉक अकाउंट बनाते हैं और 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स उस टिकटॉक अकाउंट के ऊपर आ जाते हैं। तो उस फॉलोइंग को भी रोक नहीं पा रहे हैं। ये वो सारे इंडिकेटर्स हैं जो ये बताते हैं कि इलेक्शंस होना अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि ये जो काम अभी होने हैं, मियां नवाज शरीफ की वापसी होनी है, इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन होनी है, ये जेल भेजना है, ये सारा कुछ होगा तो इलेक्शंस होंगे। उससे पहले इलेक्शंस होते हुए दिखाई नहीं देते। तो उससे पहले पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमात भरपूर कोशिश कर रही है कि किसी तरह से कोई बीच की राह निकाली जाए और इलेक्शंस का माहौल पैदा किया जाए। तभी पीपल्स पार्टी के लोग बबांगे दोहल ये कह रहे हैं कि किसी सियासतदान को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगाना चाहिए, क्योंकि देख लिया पंजाब के अंदर भी और केपी के अंदर भी कि वहाँ पर आपने केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स तो लगाए लेकिन इंतखाबात आप नहीं ले सके। अब तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि अगर सेंटर में भी कोई ऐसा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगा दिया जाता है कि जो एक्स ब्यूरोक्रेट है, एक्स जज है, एक्स जर्नैल है या एक्स सहाफ़ी है, तो फिर वो वही करेगा जो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी और फिर इलेक्शंस अगर ना हुए तो सियासतदान हाथ मलते रह जाएंगे। यही वजह है कि अब दरमियान की राह निकालने की कोशिश की जा रही है। उस दरमियान की राह में एक इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब के सामने जो ऑप्शन रखा गया है वो ऑप्शन ये है कि आप आएँ, आप इलेक्शन कंटेस्ट ना करें, आप अपने केसेस माफ़ कराएं। इन द मीन वाइल आपके भाई शहबाज शरीफ साहब को हम वज़ीर आज़म बना देते हैं। फिर जब आपके केसेस माफ़ हो जाएंगे तो किसी जगह से आप किसी कैंडिडेट को बिठा के बाई इलेक्शन लड़िएगा, ज़िमनी इंतखाब जीत के आप वज़ीर आज़म बन जाइएगा। तो इस तरह आपका ये चाव पूरा हो जाएगा और उससे ये तासुर भी नहीं जाएगा कि ये जो कुछ किया है ये इस्टेब्लिशमेंट ने किया है। अब ये ऑप्शन मियां नवाज शरीफ के सामने है, 2-3 ऐसे ऑप्शंस हैं जो प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी है। अब मियां नवाज शरीफ इसमें से किसको पिक करते हैं? जाहिर है इस वक्त उनके लिए ऑप्शंस महदूद, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ऑप्शंस महदूद होते चले जा रहे हैं और अब सोचने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्शंस आपने कराने हैं नवंबर में तो फिर आपको फौरी तौर पर डिसीजन लेना पड़ेगा। तो अभी यही डिसीजन सूट करता हुआ नज़र आ रहा है कि मियाँ साहब आएँ लेकिन मियाँ साहब पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा ना हो, बाहर बैठ जाएं, डिस्क्वालीफाइड वाला जो एक स्टेटस है उनका बरकरार रहे, फिर इलेक्शंस हो जाएं, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो डिस्क्वालिफिकेशन का जो दाग लगा हुआ है फिर उस नई आने वाली हुकूमत के दौर में धुल जाए, तो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कम अज़ कम सवाल नहीं होंगे, नुक्ताचीनियाँ नहीं होंगी। अब लास्टली इस्टेब्लिशमेंट अपने तौर पर भी अपना काम भरपूर कर रही है कि ख़बर ये उड़ाई जा रही है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब को एक्सटेंशन देने की बात 258वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में हुई है। अब 258वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अगर एक्सटेंशन देने की बात हुई है या तौसीक हुई है नदीम अंजुम साहब की एक्सटेंशन की, तो ये प्राइम मिनिस्टर के बगैर नहीं हो सकती, क्योंकि DGISI प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। तो जाहिर है अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो तौसीक के लिए अल्टीमेटली ये प्राइम मिनिस्टर के पास आनी है और फिर अगर प्राइम मिनिस्टर तौसीक कर देंगे तो फिर ख़बर ये इनर सर्कल्स के अंदर, इनर क्वार्टर्स में नहीं रहेगी बल्कि पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, फिर ये खबर बाहर आ जाएगी। तो आने वाले 4-5 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। अगर कुछ ऐसा है तो ये खबर आ जाएगी, उससे पहले हमें कयास आराई नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये खबरें ऐसी हैं जो ज़राए से चलाई जा रही हैं, उसमें ज़ाहिर है एक परसेप्शन क्रिएट करने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन मेरा ये ज़ाती राय है कि 4-5 दिन इसका इंतज़ार करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अल्टीमेटली इसको करना है, गो हेड देना है और उसके बाद ये खबर पब्लिक डोमेन में आई जाएगी। और फिर जाहिर है इस वक्त जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो एक प्रोमिनेंट ग्राउंड बना के रखी जा सकती है। पहले तक की खबरें ये थी कि नदीम अंजुम साहब एक्सटेंशन नहीं लेना चाह रहे, अब हो सकता है कि जो सिचुएशन पैदा हो गई है उसमें उनको कन्विंस कर लिया हो और वो भी कन्विंस्ड हों कि ठीक है मैं बतौर DGISI मज़ीद खदमात अंजाम दे सकता हूँ। मुझे रेहान तारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।